खबरों की खबर में आज बात करेंगे जॉर्ज सोरोस की, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई भारतीय संसद में भी, और उसको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात बाइडेन ने की है, तो उस पर चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे केजीएफ की, जिसको एक ज़माने में मिनी इंग्लैंड कहते थे, सारी सुख सुविधाएँ थी, आज वो भूतहा हो गया है। और क्या है, कैसे कोई एक समृद्ध स्थल या समृद्ध भूभाग या समृद्ध क्षेत्र अचानक वीरान हो जाता है और भूतहा हो जाता है, उस खबरों पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को एक हाउस में 19 लोगों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करेंगे। यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये शनिवार की खबर है। इनमें विवादों में रहने वाले बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का नाम भी शामिल है। सोरोस के अलावा इस लिस्ट में विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन, फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी, फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन, एक्टर डेंजेल वाशिंगटन जैसे दिग्गजों के नाम हैं। जिन लोगों को पुरस्कार मिलना है वे राजनीति, खेल, इंटरटेनमेंट, ह्यूमन राइट्स, LGBTQ+ विज्ञापन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। लिस्ट में सोरोस का नाम जोड़ने को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान भी दिया है। जॉर्ज सोरोस, जो व्हाइट हाउस का बयान है उसमें कहा गया है, जॉर्ज सोरोस को इसलिए सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में ऐसे संगठन का समर्थन किया है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं। और सोरोस अमेरिकी अरबपति और वामपंथी विचारक हैं। उन पर भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष के साथ साजिश रचने का आरोप लग चुका है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सत्ता पक्ष ने पिछले जो शीतकालीन सत्र था इसमें बड़ा लंबे समय तक सोरोस के मुद्दे को उठाया था। इस लोगों को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान देंगे। उनमें जॉर्ज सोरोस का नाम है, हिलरी क्लिंटन का नाम है, डेंजल वाशिंगटन का नाम है, लियोनेल मेसी का नाम है। इसके अलावा 15 और लोग उसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जो है प्रधानमंत्री मोदी के भी विरोधी रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। जॉर्ज पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने के आरोप हैं। सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की। 2014 में इसने भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों को मदद करने वाली संस्थाओं को फंड देना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। अगस्त 2023 में जॉर्ज का म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में दिया बयान बेहद चर्चा में रहा, जब उन्होंने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। सोरोस ने CAA 370 पर भी विवादित बयान दिया था। सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी PM मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों, वैश्विक शांति या फिर सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। उसको चुना गया क्योंकि वे अच्छे लोग हैं, अपने देश और विश्व के लिए असाधारण योगदान दिया है। इस साल सम्मानित होने वाले और लोगों में एक NGO के संस्थापक जोश एंड्रेस और पर्यावरणविद रिसर्चर जेल गुडाल का नाम शामिल है। हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। उस दौरान वो हार गई थी। 4 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिलेगा। 4 पदक मरणोपरांत दिए जाने हैं। इनमें डेमोक्रेटिक नेता फैनी लू हैमर, पूर्व अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी, मिशिगन गवर्नर जॉर्ज रोमनी और पूर्व रक्षा सचिव एश कार्टर शामिल हैं। अब बात करेंगे KGF। मिनी इंग्लैंड से भूतिया शहर बना, 30 लाख टन सोने का भंडार पर माइनिंग बंद,
लोग बोले कुली जैसी जिंदगी, और अब ये भूता हो गया है के बारे में मैं अब चर्चा करेंगे। केजीएफ में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसे बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास होता है। कोहार गोल्ड फील्ड से निकलने वाला सोना बहुत महंगा होता है। यह डायलॉग डायरेक्टर प्रशांत नील और एक्टर यश की कन्नड़ फिल्म केजीएफ का है। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। यह कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित एक शहर है। बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर इस जगह का इतिहास और वर्तमान फिल्म काफी अलग अलग हैं। ब्रिटिश और भारत सरकार ने 1880 से 2001 तक 121 सालों के दौरान केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड से 900 टन से ज्यादा सोना निकाला। 2001 में गोल्ड माइनिंग पर रोक लग गई। केजीएफ को एक समय सोने का शहर या और मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। आज़ादी के सालों पहले यहाँ के लोग तक वो हर सुविधाएं पहुंच गई थी जो तब देश के गिने चुने शहरों में होती थी, लेकिन अब इसे भूतिया शहर वीरान कहा जाता है। पिछले 24 सालों में कोलार गोल्डफील्ड ने समृद्धि से गरीबी तक का सफर देखा है। हाल ही में केजीएफ के मजदूर और कर्मचारियों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर दोबारा माइनिंग शुरू करवाने की मांग की। दावा है कि अगर केजीएफ में माइनिंग शुरू हुई तो भारत के लिए अगले 100 साल तक यह फायदे का सौदा हो सकता है। केजीएफ का इतिहास। कोलार में करीब 2000 साल पहले से माइनिंग के दावे किए जाते हैं। यहाँ इतना सोना था कि लोग हाथों से गड्ढा खोदकर सोना निकालते थे। आज़ादी से पहले देश के 95% सोने की डिमांड केजीएफ से पूरी होती थी। 2004 से 1116 ईस्वी में चोल साम्राज्य से जुड़े शिलालेखों और ग्रंथों में गोल्ड माइनिंग का जिक्र है। 1336 से 1640 तक विजयनगर राजवंश, 1750 से 1799 तक टीपू सुल्तान ने भी सोना निकाला। 1802 में ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने कोलार में सोने के भंडार पर रिसर्च शुरू किया। 1804 से 1860 तक कोलार में कई रिसर्च और सर्वे के बाद अंग्रेजों ने खुदाई का फैसला किया। 1880 में इंग्लैंड की जॉन टेलर एंड सन्स नाम की कंपनी ने कोलार में माइनिंग शुरू की। 1943 तक अंग्रेजों ने केजीएफ से 583 टन सोना निकाला और 1947 तक अपना खजाना भरते रहे। ब्रिटिश 1947 में भारत से चले गए। 1956 में कर्नाटक सरकार ने केजीएफ को अपने हाथों में ले लिया। राज्य सरकार ने जॉन टेलर एंड सन्स को माइनिंग कंसल्टेंट अपॉइंट किया और माइनिंग जारी रखी। 1972 में केंद्र सरकार ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML कंपनी को केजीएफ सौंप दी और 1980 के दशक में BGML घाटे में जाने लगी क्योंकि सोना निकालने में ज्यादा पैसा लग रहा था। 2001 में सोने के भंडार में कमी, हाई ऑपरेशन कॉस्ट और कम मुनाफे के कारण BGML बंद हो गई। केजीएफ में साउथ अफ्रीका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदानें हैं। यहाँ छोटे बड़े कुल 16 माइनिंग शाफ्ट है। करीब 12 किलोमीटर के दायरे में फैले इन शाफ्ट की गहराई लगभग 11,000 फुट करीब 3.5 किलोमीटर है, जो जमीन के नीचे करीब 1400 किलोमीटर लंबे टनल के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोलार गोल्ड में सोने का भंडार पता लगाने के लिए 1994, 1997 और 2000 में 3 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियां बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटियों ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि केजीएफ में अब भी 30 लाख टन सोने का भंडार मौजूद है। सालाना 1000 टन सोना निकलेगा। अभी देश का उत्पादन महज 1 टन है। प्रधानमंत्री को लेटर लिखने वाले BJM एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर्स एंड ऑफिसर्स यूनाइटेड फोरम के प्रेसिडेंट और BGML के पूर्व चीफ इंजीनियर KM दिवाकरन ने भास्कर को बताया कि भारत में सोने की डिमांड सबसे ज्यादा होने के बावजूद पिछले 24 साल से केजीएफ में माइनिंग बंद है। हम सालों से इसे शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। दिवाकरन के मुताबिक केजीएफ में दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की तरह ही सोने का भंडार है। शुरू हुई तो भारत को केजीएफ से सालाना 100 टन सोना मिल सकता है। केजीएफ में 20 गोल्ड माइंस और बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास तकनीक नहीं है, हमारे पास दशकों पहले से तकनीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया।
चट्टानों के बीच सोने की 27 लेयर, इनमें सिर्फ 2 से सोना निकला। अंग्रेजों ने सिर्फ 2 लोड से सोना निकालने के बावजूद सालों तक अपना खजाना भरा। सोचिए 25 लोड में और कितना सोना होगा। केजीएफ में अंडरग्राउंड माइनिंग से सोना निकालने के बाद भी अवशेषों से छोटे छोटे कण रह जाते थे। शुरुआत में 1 टन अवशेष से 60 ग्राम सोना निकलता था। धीरे धीरे यह कम होता गया। 2001 में माइनिंग बंद होने के समय तक 1 टन अवशेष में 34 ग्राम सोना मिल जाता था। केजीएफ निवासी एडवोकेट पी राघवन ने बताया कि अंडरग्राउंड 1400 किलोमीटर एरिया में फैले केजीएफ की बंद खदानों में 24 सालों के दौरान जहरीला साइनाइड मिला पानी भर चुका है। पूरी मशीनरी में जंग लग चुकी है। नई मशीनरी को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर पैसों की जरूरत होगी। इस पर सरकार खर्च नहीं करना चाहती। केजीएफ के मिनी इंग्लैंड से भूतिया शहर बनने की कहानी 2020 में रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री इन सर्च ऑफ गोल्ड के मुताबिक केजीएफ में 1880 में माइनिंग शुरू होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटिशर्स को केजीएफ से बहुत फायदा होने लगा था। हालांकि बड़े पैमाने पर खुदाई के लिए उन्हें हजारों श्रमिकों का भी जरूरत थी। जॉन टेलर एंड सन्स ने मद्रास प्रेसिडेंसी के पड़ोसी तमिल और तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मजदूरों की भर्ती की। ब्रिटिशर्स ने उच्च पदों पर कब्जा कर लिया और एंग्लो इंडियन लोग सुपरवाइजर्स का काम करते थे। पंजाबियों को सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर रखा गया। धीरे धीरे केजीएफ कई जाति के लोगों वाले शहर के तौर पर डेवलप होने लगा। केजीएफ बिजली का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला माइनिंग एरिया बना। केजीएफ में हाई क्वालिटी के अवयस्क मिलते थे। इसका मतलब है कि सोना भी हाई ग्रेड का होता था। अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा सोना निकालने के लिए गहराई तक खुदाई शुरू कर दी। मजदूर जितनी गहराई में जाने लगे उनके लिए चुनौतियां उतनी बढ़ने लगी। अंदर का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक होता था, ऊपर से घना अंधेरा। शुरुआत में मजदूर मोमबत्ती की रोशनी के सहारे खुदाई करते थे। बाद में कार्बाइड लैंप आ गया। हालांकि 2 से 3 किलोमीटर की गहराई में यह भी बेअसर होने लगा। फिर माइनिंग कंपनी ने कर्नाटक सरकार को बिजली की व्यवस्था करने के लिए मनाया। 1902 में केजीएफ के लिए खास तौर पर वहां से 220 किलोमीटर दूर शिव समुद्रम में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित किया गया। इसके साथ ही केजीएफ बिजली का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला माइनिंग क्षेत्र बन गया। एशिया में पहली बार इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली प्रोडक्शन और सप्लाई की गई थी। अंग्रेजों ने आर्टिफिशियल झील, स्कूल, इंटरटेनमेंट क्लब बनवाए। बिजली आने से माइनिंग का काम तो तेज हो गया, लेकिन पानी की किल्लत बढ़ने लगी। लगातार खुदाई से मिट्टी और चट्टानों के पहाड़ बनने लगे थे। उससे सोना छानने के लिए पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं था। केजीएफ से समुद्र की दूरी 200 से 300 किलोमीटर थी। तब ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ से 18 किलोमीटर दूर बेतमंगला में एक आर्टिफिशियल झील बनवाई और वाटर फिल्टर सिस्टम भी तैयार किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने और माइनिंग कंपनी से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर केजीएफ का रुख करने लगे और उनके बड़े बड़े बंगले और हवेलियां बननी शुरू हो गई। अस्पताल, स्कूल, सोशल क्लब, बोटिंग लेक, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और जिम खाना भी बना। केजीएफ का तापमान काफी ठंडा था, इसलिए ब्रिटिश मॉडल के घर बनाए जाते थे, जिसके कारण इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा। 1910 में 10 तक यह इलाका पूरी तरह से एक यूरोपीय टाउनशिप की तर्ज में स्थापित हो चुका था। 1930 तक केजीएफ में काम करने वाले लोगों की संख्या 30,000 तक पहुंच चुकी थी। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी बड़ी संख्या में लोग खदानों में काम करने के लिए केजीएफ आने लगे थे। शहर की बढ़ती आबादी को बचाने के लिए 1903 में रावलसनपेट नाम का एक रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाया गया। यह आधुनिक भारत के पहले प्लान्ड रेजिडेंशियल इलाकों में से एक है। केजीएफ दुनिया की पहली एयर कंडीशन माइंस बनी। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने खदानों में काम करने वाले लोगों और उनकी परिवारों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया था। इसमें कई यूरोपीय डॉक्टर और नर्स काम करती थी। हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा बेड थे। 1972 में केजीएफ के राष्ट्रीयकरण के बाद हॉस्पिटल का नाम बीजीएमएल हॉस्पिटल रखा गया। बीजीएमएल हॉस्पिटल में काम कर चुके डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि 1978 में केजीएफ आया था। उस दौर में बीजीएमएल हॉस्पिटल एशिया के टॉप अस्पतालों में से एक था। मेडिकल फील्ड में जो भी लेटेस्ट तकनीकें थी वहां सब सुविधाएं मिलती थी। एशिया का पहला एक्सरे यूनिट, पहला ईसीजी यूनिट, बेहोश करने वाली मशीन, आरएच टाइपिंग की सुविधा, ये सब
सिर्फ बीजीएमएल हॉस्पिटल में था। डॉक्टर राजेंद्र के मुताबिक केजीएफ के मजदूरों के काम करने का तरीका काफी अलग था। वे पहले 8000 फीट करीब 2.5 किलोमीटर सीधे शाफ्ट में जाते थे, फिर उसके नीचे 1 किलोमीटर इंक्लाइंड शाफ्ट में जाकर काम करते थे। वे अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते थे। हर दिन उनके लिए नया जन्म लेना जैसा होता था। मजदूर हर बार अपने साथ एक चिड़िया लेकर खदानों में उतरते थे। जहां चिड़िया मर जाती थी वहीं पर रुक जाते थे, क्योंकि उससे नीचे ऑक्सीजन नहीं होती थी। तापमान भी लगभग 55 डिग्री सेल्सियस रहता था। मजदूरों की सहूलियत के लिए सरकार ने खदानों में एसी लगवा दिया और दुनिया की पहली एयर कंडीशन माइंस है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि 1987 से बीजीएमएल का पतन शुरू हो गया था। उसे 10 ग्राम सोना निकालने में 2000 रुपया खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 1200 रुपया मिलते थे। बीजीएमएल को लगातार घाटा हो रहा था, इसलिए कंपनी बंद हो गई। अंग्रेजों के बनाए बंगले में अब खंडहर। माइनिंग के बंद होने के बाद केजीएफ वीरान होने लगा। नौकरी और शिक्षा के लिए लोग घर छोड़कर दूर शहरों में पलायन करने लगे। आलीशान बंगले, क्लब, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और दूसरी बड़ी इमारतें जो एक समय में शहर का गौरव बढ़ाती थी, वो अब जर्जर हो चुके हैं। खंडहर इमारतों के चलते केजीएफ को अब घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर कहा जाता है। जो लोग केजीएफ छोड़कर नहीं गए, उन्होंने आसपास के शहरों में काम ढूंढा। मौजूदा समय में केजीएफ में करीब 10,000 लोग बेंगलुरु में काम करने के लिए जाते हैं। दोनों शहरों को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे की 7 ट्रेनें इनकी लाइफलाइन हैं। लोगों ने बताया कि उनका हर रोज करीब 6 से 7 घंटा ट्रेनों में के सफर में बीत जाता है। रात को घर लौटने के बाद मुश्किल से 3-4 घंटे का समय परिवार वालों के साथ मिलता है। रविवार को पूरा दिन परिवार के साथ रहने की कोशिश करते हैं। 2001 में बीजीएमएल बंद हुई, तब कंपनी में करीब 3800 कर्मचारी थे। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। इनमें 1800 कर्मचारी की ज्यादा उम्र के कारण मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 सालों से एक कर्मचारी और उनका परिवार केजीएफ से दोबारा माइनिंग शुरू करने और मुआवजे की मांग को लेकर कई कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। बीजीएमएल के पूर्व कर्मी और ट्रेड यूनियन लीडर मूर्ति ने बताया कि मेरे पिता और दादा तीनों बीजीएमएल में काम करते थे। 2001 में कंपनी अचानक बंद हो गई। हमारे सामने आर्थिक संकट आ गया। कई लोग बेंगलुरु और अन्य शहरों में सुरक्षा गार्ड, पेंटर जैसी छोटी मोटी नौकरियां करने लगे। हमने वीआरएस के भुगतान के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में केस किया था। 9 मई 2024 को कोर्ट ने कंपनी को 2001 से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष इंटरेस्ट के साथ मुआवजा देने का ऑर्डर दिया, लेकिन हमें अब तक पैसे नहीं मिले। अब हम बीजीएमएल के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आर्मी मैन आर मुत्तू कुमार ने कहा, मेरे पिता बीजीएमएल में काम करते थे, वो गुजर गए। उनकी कमाई से हमारा घर चलता था। मेरे 5 भाई हैं, किसी के पास काम नहीं है, सब कष्ट उठाकर जीते हैं। अगर केजीएफ माइंस फिर से शुरू हो गया तो सबको काम मिल जाएगा। हम अपने बच्चों को भी भेजेंगे। केजीएफ पर केंद्र सरकार का रुख। 2010 में यूपीए सरकार के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने केजीएफ की खदानों को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि 2014 तक कुछ नहीं हुआ और भाजपा सत्ता में आ गई। मोदी सरकार ने 2015 में सोने के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीजीएमएल सहित पुराने खदानों को भी फिर से शुरू करने का फैसला किया था। 2016 में केजीएफ के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए टेंडर भी निकालने के लिए कहा था। यह घोषणा भी ठंडे बस्ते में चली गई और 2021 में तत्कालीन खान मंत्री प्रहलाद जोशी से जब लोकसभा में सवाल किया गया कि क्या सरकार बीजीएमएल को फिर से शुरू करने की अपील पर विचार कर रही है, तो उनका जवाब ना में आया। उन्होंने कहा कि घाटा होने के कारण कंपनी को बंद किया गया था। केंद्र ने जून 2024 में सोने की खदानों को पुनर्जीवित करने और केजीएफ में 1003.4 एकड़ में फैले 13 टेलिंग डैम अलग करने के बाद बचाकर नीलामी के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूरी भी मिल गई। अनुमान है कि 1 टन टेलिंग डैम में 1 ग्राम सोना निकल सकता है। हालांकि जून के बाद इस पर भी कोई नई जानकारी सामने नहीं आई। हिमेम दस्तावेज पर ये था आज के खबरों की खबर। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।